में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने प्राकृतिक विभाजन में पाठ प्रदेश को पढ़ा था और आज का हमारा विषय है दंडकारण्य प्रदेश। अगर इस दंडकारण्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं, इस दंडकारण्य प्रदेश को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है ये वाला हिस्सा गोदावरी शबरी का मैदान। ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को गोदावरी शबरी का मैदान कहा जाता है। गोदावरी शबरी का मैदान। इसके बाद गोदावरी शबरी का मैदान, इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को बस्तर का मैदान कहा जाता है। इस हिस्से को बस्तर का मैदान कहा जाता है, या इसे ही दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। ये वाला हिस्सा है गोदावरी शबरी का मैदान, ये वाला है बस्तर का मैदान या दक्षिण का पठार। इसके बाद ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ऐसा जो लगा हुआ हिस्सा है, इसे बस्तर का मैदान कहते हैं, सॉरी बस्तर का पठार कहते हैं। ये वाला हिस्सा आपका बस्तर का मैदान, ये वाला है बस्तर का पठार। यहाँ पे जो हिस्सा बचा हुआ है, इसे अबुझमाड़ पहाड़ी कहते हैं। अबुझमाड़ पहाड़ी। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ऐसे करके इसे कोटरी महानदी बेसिन कहा जाता है। इसे कोटरी महानदी बेसिन कहा जाता है। इसे कोटरी महानदी बेसिन कहते हैं। अगर पाठ प्रदेश की बात की जाए, दंडकारण्य पाठ प्रदेश की बात की जाए, तो दंडकारण्य पाठ प्रदेश मुख्यतः 5 भागों में बटा हुआ है। एक है बस्तर का मैदान या दक्षिण का पठार, एक है गोदावरी शबरी मैदान, एक है बस्तर का पठार, और यह है अबुझमाड़ की पहाड़ी, और है कोटरी महानदी बेसिन। दंडकारण्य प्रदेश की बात की जाए तो दंडकारण्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ का 28.91% हिस्सा रखा हुआ है। दंडकारण्य प्रदेश 28.91% हिस्सा रखा हुआ है। और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी क्षेत्रफल लगभग है 39,000 वर्ग किलोमीटर। 39,000 वर्ग किलोमीटर के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैसे सेल समूह प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे आर्कियन सेल समूह, आर्कियन, या फिर कुछ हिस्सों पे धारवाड़ सेल समूह प्राप्त होंगे। कुछ हिस्से पे आर्कियन और कुछ पे धारवाड़, जिस वजह से यहाँ या तो आपको ग्रेनाइट की अधिकता देखने मिलेगी, ग्रेनाइट, या फिर लौह अयस्क की अधिकता देखने मिलेगी। ग्रेनाइट या फिर लौह अयस्क की देखने मिलेगी। और अगर इसके ढाल की बात की जाए तो इसका जो ढाल है वो पूर्ण रूप से दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा की ओर है। और इसकी सभी नदियां गोदावरी नदी पे जाके समाहित हो जाती है। गोदावरी नदी पे जाके समाहित हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके पढ़ना। सबसे पहले हमारा विषय हो जाएगा गोदावरी शबरी का मैदान। गोदावरी शबरी का मैदान, गोदावरी शबरी के मैदान से अगर गोदावरी शबरी के मैदान को देखा जाए, इस गोदावरी शबरी के मैदान को देखा जाए तो इस गोदावरी शबरी के मैदान को ही अपन उर्मिल बेसिन कहते हैं। इसी गोदावरी शबरी के मैदान को ही उर्मिल बेसिन कहा जाता है। उर्मिल बेसिन कहा जाता है। इस गोदावरी शबरी के मैदान में टीन की प्राप्ति होती है। कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? तो टीन की प्राप्ति होती है। इसी गोदावरी शबरी के मैदान में ही यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी प्राप्त होगी। लाल दोमट मिट्टी की प्राप्ति होगी। लाल दोमट की मिट्टी की प्राप्ति होगी। और इसी गोदावरी शबरी के मैदान में ही कोंडा तहसील के पास, सुकमा के कोंडा तहसील के पास दक्षिण दिशा में, यह आपकी दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में गोपापल्ली का पठार स्थित है। गोपापल्ली का पठार स्थित है। गोपापल्ली का पठार स्थित है। गोदावरी शबरी के मैदान की बात की जाए तो इस गोदावरी शबरी के मैदान को उर्मिल बेसिन कहा जाता है। यहाँ खनिज जो प्राप्त होता है वो टीन प्राप्त होता है। इसी में ही लाल दोमट मिट्टी प्राप्त होती है। और गोदावरी शबरी के मैदान में कोंटा तहसील के दक्षिण में गोपापल्ली का पठार स्थित है। इसी गोदावरी शबरी मैदान के उत्तरी क्षेत्र में, इस वाले भाग में उत्तरी क्षेत्र में
उत्तरी क्षेत्र में अलबागा या अलबक्का की पहाड़ी स्थित है। अलबागा या अलबक्का की पहाड़ी स्थित है। ये हमारे गोदावरी सब्जी का मैदान था। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है बस्तर का मैदान या दक्षिण का पठार। अगर बस्तर का मैदान या दक्षिण पठार की बात की जाए तो इस बस्तर के मैदान में दक्षिण पूर्व हिस्से में, ये वाला इसका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस दक्षिण पूर्व में एक पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी को कहा जाता है टीकनपल्ली की पहाड़ी। टीकनपल्ली की पहाड़ी। इस बस्तर का मैदान या दक्षिण के पठार के दक्षिण पूर्व हिस्से में एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है टीकनपल्ली पहाड़ी, और इसी के ही दक्षिण पश्चिम भाग में, ये है दक्षिण पश्चिम, इस दक्षिण पश्चिम भाग में एक और पहाड़ है जिसे कहा जाता है अलबामा की पहाड़ियां। अलबामा पहाड़ी। इसी में ही आप देखेंगे अलबक्का की पहाड़ी गोदावरी सब्जी मैदान के उत्तरी में है, और अलबामा की जो पहाड़ियां हैं वो बस्तर का मैदान या दक्षिण के मैदान के दक्षिण पूर्व हिस्से में है, दक्षिण पश्चिम हिस्से में है, और दक्षिण पूर्व हिस्सा जो है वहां पे है टीकनपल्ली की पहाड़ी। यहाँ आपको इस मैप में आपको 3 नया चीज मिला। एक है गोपापल्ली का पठार जो कोंटा तहसील के दक्षिण में है। एक नया चीज मिला है टीकनपल्ली की पहाड़ी। यह जो टीकनपल्ली की पहाड़ी है वो बस्तर के मैदान के दक्षिण पूर्व हिस्से में है, और एक मिला है आपको अलबामा हिल्स या अलबामा पहाड़ी, ये आपके बस्तर के मैदान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। इसी में ही इस बस्तर के मैदान में ही यहाँ पे पश्चिमी हिस्से में है उसूर की पहाड़ियां। इस पश्चिमी हिस्से में है उसूर पहाड़ियां या उसूर हिल्स। इस पश्चिमी हिस्से में है उसूर पहाड़ियां या उसूर हिल्स। ये अपवाद है क्योंकि जो आपका दंडकारण्य प्रांत प्रदेश है वो आर्कियन शैल समूह से बना हुआ है, और अगर इस दंडकारण्य प्रांत प्रदेश में उसूर हिल्स की बात की जाए तो ये जो उसूर हिल्स है यहाँ पे कडप्पा शैली प्राप्त होते हैं, कडप्पा शैल समूह प्राप्त होते हैं, जिस वजह से खनिज जो प्राप्त होगा वो है आपका चूना पत्थर की प्राप्ति होती है उसूर हिल्स में। लेकिन अगर पूरा दंडकारण्य प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ तो या तो आर्कियन शैल समूह मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको जो भी प्राप्त होगा लोहा या टीन की प्राप्ति। इसके बाद हमारा अगला हिस्सा आता है बस्तर का पठार। ये वाला हिस्सा पूरा बस्तर का पठार था। अगर इस बस्तर के पठार में बात की जाए तो इस बस्तर के पठार में सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा केशकाल घाटी। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा केशकाल घाटी, और इसके नीचे ही आपको देखने मिलेगा तेलिंग घाटी। इस अगर केशकाल घाटी को देखा जाए तो केशकाल घाटी में सर्वप्रथम आपको देखने मिलता है कि इस घाटी में 12 मुख हैं। इस केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही इस केशकाल घाटी पे साल वनों की भी प्राप्ति होती है, और साथ ही इस केशकाल घाटी में ही आपको एक और अपवाद मिलेगा जो है बॉक्साइट। साथ ही एक आपको अपवाद खनिज मिलेगा जो कि है बॉक्साइट। इसके बाद अगर तेलिन घाटी की भी बात की जाए तो इस तेलिन घाटी पे है तेलिन माता का मंदिर। इस तेलिन घाटी पे है तेलिन माता का मंदिर। इसी तेलिन माता को ही सती माता भी कहा जाता है। इस तेलिन माता मंदिर को ही सती माता मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बस्तर के मैदान की बात की जाती है तो बस्तर के मैदान में एक चीज और देखने को मिलता है। यहाँ पे कोंडा गांव के पास आपको देखने को मिलेगा फूलों की घाटी। इससे पहले फूलों की घाटी हम जसपुर पाट प्रदेश में देखे थे,
जो कि जसपुर में होता था, और उसे हम जसपुर में जो प्राप्त होता था उसे हम लोरो घाटी कहते थे। लोरो घाटी, वो भी फूलों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसके बाद अगर बस्तर के पठार में देखा जाए तो बस्तर के पठार में यहाँ पे दक्षिण पूर्वी हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है दक्षिण पश्चिम हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में आपकी एक पहाड़ी मिलती है जिसे कहा जाता है, इस पहाड़ी को टंगरी डोंगरी। इस पहाड़ी को कहा जाता है टंगरी डोंगरी, और इसी पहाड़ी का एक अन्य नाम है जिसे कहा जाता है बस्तानार। इसी टंगरी डोंगरी का नाम है बस्तानार। इसके बाद अगर इसी बस्तर के पठार में अगर आप दक्षिण दिशा में जाते हैं तो यहाँ आपको देखने मिलता है तुलसी डोंगरी। इस तुलसी डोंगरी को ही आप दरभा घाटी कहते हैं, दरभा घाटी कहते हैं। इस दरभा घाटी में अभ्रक की प्राप्ति होती है, अभ्रक की प्राप्ति होती है। इससे पहले हमने देखा था कि सफेद अभ्रक जो है, सफेद अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं, तो सफेद अभ्रक पाए जाते थे कोरबा में। और एक देख रहे हैं कि इस तुलसी डोंगरी या दरभा घाटी पे आपको क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। अगला है इसी दंडकारण्य प्रदेश में, अगला है अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये वाला हिस्सा पूरा आपकी अबुझमाड़ की पहाड़ी की आती है। अगर अबुझमाड़ की पहाड़ी को देखा जाए तो अबुझमाड़ की जो पहाड़ी है उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण लंबाई, जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 100 किलोमीटर, और पश्चिम से जो पूर्व लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई है वो है लगभग 60 किलोमीटर। तो आप बोल सकते हो कि अबुझमाड़ की पहाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी है। इसके बाद अगर इसकी बात की जाती है, अबुझमाड़ की पहाड़ी की बात की जाती है, तो अबुझमाड़ पहाड़ी का दक्षिण दिशा, अबुझमाड़ पहाड़ी का दक्षिण दिशा, ये आपका दक्षिण दिशा जो निर्धारित करती है वो करती है इंद्रावती नदी। दक्षिण दिशा निर्धारित करती है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। इसकी पूर्वी दिशा जो निर्धारित करती है वो है बोर्डिंग नदी, वो है बोर्डिंग नदी। और इसकी उत्तरी सीमा जो निर्धारित करती है, उत्तरी सीमा ये है कोटरी नदी, कोटरी नदी। इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है कोटरी नदी, इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है बोर्डिंग नदी, और इसी की ही दक्षिण दिशा निर्धारित करती है इंद्रावती नदी। इसके बाद अगर अगला पॉइंट देखा जाता है इस अबुझमाड़ की पहाड़ी पे, तो इस अबुझमाड़ की पहाड़ी पे ही अबुझमाड़िया जनजाति बसती है। इसके बाद इसी अबुझमाड़ की पहाड़ी पे यहाँ पे आपका है खुर्सेल घाटी, खुर्सेल घाटी। इस खुर्सेल घाटी की खासियत यह है कि सर्वोत्तम किस्म के सर्वोत्तम किस्म के सालवन यही पाए जाते हैं इसी खुर्सेल घाटी में। इसके बाद अगर इस अबुझमाड़ की पहाड़ी को देखा जाता है तो इस अबुझमाड़ की पहाड़ी के पास इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे है जाटलूर नदी, जाटलूर नदी। इस जाटलूर नदी पे प्राकृतिक रूप से, इस जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस प्राकृतिक रूप से यहाँ पाया जाता है मगरमच्छ। इसके बाद अगर अबुझमाड़ की पहाड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अबुझमाड़ की पहाड़ी में एक चीज और आपको देखने मिलेगा जिसे बोला जाता है सोनपुर घाटी, ऐसा करके बना हुआ है। इस सोनपुर घाटी की खासियत ये है, इस सोनपुर घाटी की खासियत ये है
कि ये जो सोनपुर घाटी है, सोनपुर घाटी है, ये अबुझमाड़ की पहाड़ी को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। अबुझमाड़ की पहाड़ी को, अबुझमाड़ पहाड़ी को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, उत्तर और दक्षिण में बांटता है ये सोनपुर की घाटी। इसके बाद अगर अबुझमाड़ की पहाड़ियों में देखा जाए तो इस अबुझमाड़ की पहाड़ियों में एक चीज आपको और देखने मिलता है, अबुझमाड़ की पहाड़ियों में ही एक चीज और देखने मिलेगा लगभग इस वाले क्षेत्र में, जो थोड़ा सा अबुझमाड़ की पहाड़ी पे है और आपका एक बस्तर के पठार में है, वो क्षेत्र है आपका ये वाला। यहाँ आपको देखने मिलेगा ये क्षेत्र में, ये जो है बैलाडीला की पहाड़ियां हैं। इस वाले क्षेत्र में थोड़ा सा हिस्सा अबुझमाड़ की पहाड़ी पे है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बस्तर के पठार में है। ये है आपका बैलाडीला, बैलाडीला। अगर बैलाडीला की पहाड़ियों की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1210 मीटर की और उस चोटी का नाम है नंदीराज। इस चोटी का नाम है नंदीराज। अगर बैलाडीला को ही आगे देखा जाए तो बैलाडीला में सर्वोत्तम किस्म की या सबसे अच्छे किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, जिसे कहा जाता है हेमेटाइट, जिसे कहा जाता है हेमेटाइट। और इससे लगभग इसकी शुद्धता जो होती है 60 से 70% की होती है। तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है उसमें नंदीराज इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इस जो चोटी है नंदीराज ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है यहाँ। और अगर बैलाडीला का जो लौह अयस्क निर्माण होता है, निर्मित होता है, इस लोहे को विशाखापट्टनम होते हुए, विशाखापट्टनम होते हुए जापान भेजा जाता है। इसे विशाखापट्टनम होते हुए जापान भेजा जाता है। बैलाडीला को एक बार और सुनिए, बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। इस नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर, जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होती है, जिसकी शुद्धता 60 से 70% होती है। और यहाँ से जो लोहा निर्मित होता है, जो NMDC के द्वारा बनाया जाता है, उसे विशाखापट्टनम से जापान भेजा जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट बस्ता है, इसके बाद जो है वो हमारा लास्ट बस्ता है वो है कोटरी महानदी मैदान। यहाँ थोड़ा सा महानदी भी आता है और कोटरी भी आता है। अगर कोटरी नदी की बात की जाए तो बालोद में दल्ली राजहरा पहाड़ी है, राजहरा पहाड़ी, यहाँ से कोटरी नदी बहती हुई आती है, कोटरी नदी। और इसी के क्षेत्र में, इसी कोटरी महानदी मैदान को ही आप क्या बोल सकते हो, कांकेर बेसिन, कांकेर बेसिन भी कहा जाता है, या फिर इसी को ही बोला जाता है कोटरी महानदी का मैदान, कोटरी महानदी मैदान, कांकेर बेसिन या कोटरी महानदी मैदान। अगर कोटरी महानदी मैदान की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से 3 ही पहाड़ी आता है। एक है आपका आरी डोंगरी पहाड़ी, ये आपका जो है ये है आरी डोंगरी पहाड़ी, आरी डोंगरी पहाड़ी। इसके नीचे आएगा गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़, ये है आपका गड़िया पहाड़। इस गड़िया पहाड़ की खासियत ये है कि यहाँ हर वर्ष सितंबर के माह में यहाँ हर वर्ष गड़िया महोत्सव होता है, गड़िया महोत्सव होता है, गड़िया महोत्सव होता है सितंबर के माह पे। इसके बाद इसके नीचे जस्ट पहाड़ी है आपका, ये जो पहाड़ी है ये है रावघाट की पहाड़ी, रावघाट पहाड़ी। वर्तमान में अगर रावघाट को देखा जाए तो बीएसपी को लौह अयस्क की प्राप्ति रावघाट से होती है, लौह अयस्क की प्राप्ति रावघाट से होती है। और इस रावघाट में लौह अयस्क के 6 निक्षेप
नीचे पाएंगे, 6 नीचे पाए गए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ऐसे ही और आगे भी फ्री में क्लास देते रहेंगे।